Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant A Academy and this is your next class on important vocabularies. तो इन क्लास में मैं डिस्कस करती हूँ important vocabulary जो important words है जो previous year के questions में आए हैं यूपीएससी के, उन important words को मैं डिस्कस करती हूँ। पहला वर्ड क्या है? cantankerous। इसका मतलब क्या है? मीनिंग बैड टेम्पर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अनकोऑपरेटिव। मतलब कोई भी इंसान जो बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, मतलब इजीली जो गुस्सा हो जाए, जो बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव हो, मतलब उसे तुम कोई चीज सिखा मतलब बता ही नहीं सकते कि वो गलत है। वो हमेशा आर्ग्यूमेंट करता रहता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, यही है। हमेशा आर्ग्यूमेंटेटिव एक एटीट्यूड ही उनका रहता है, ठीक है। उनको खुद नहीं सुनना, सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है। तो उन केसेस में अनकोऑपरेटिव, कोऑपरेट नहीं करते, जो अपनी मर्जी होती है वही करते हैं, इन टाइप के इस नेचर को बोलते हैं कैंटानकेरस। ठीक है, कैंटानकेरस। ये वर्ड थोड़ा अनयूजुअल है तो याद रह जाएगा, ठीक है। कैंटानकेरस का मतलब क्या है? कोई बहुत ही बैड टेम्पर्ड, एंग्री इंसान जो हमेशा आर्ग्यूमेंट करता रहता हो, किसी की बात ना सुने, हमेशा अपनी मर्जी से चले, तब आता है ये कैंटानकेरस वर्ड, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? ग्रम्पी, इरिटेबल, क्वारलसम, क्रैंकी। ऑब्वियसली यही सब आ जाएगा कि इसके सिनोनिम में जो हमेशा झगड़ता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ड दिया गया है ग्रम्पी, इरिटेबल, क्वारलसम, जो बहुत ही ज्यादा झगड़ा करता होगा, झगड़ालू टाइप का इंसान, तभी आएगा। ये सब आ जाएंगे इसके सिनोनिम में, ठीक है। एंटोनिम क्या आएगा? प्लीजेंट, एग्रीएबल, फ्रेंडली, एमिएबल। तो ऑब्वियसली यही सब इसके एंटोनिम होंगे, जिसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली होगा, अचानक से झगड़ा नहीं करना शुरू कर देगा, ठीक है। जल्दी से गुस्सा नहीं होगा, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होगा, सब कुछ समझेगा, कोऑपरेट करेगा। जो वर्ड्स इन नेचर्स के रिलेट करेंगे वो इसके एंटोनिम होंगे, ठीक है। कैंटानकेरस का एंटोनिम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख ले, पर्नीशियस। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। पर्नीशियस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ग्रेजुअल और सटल वे। तो कभी कभी कुछ चीजें होती है जो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे से। जैसे अगर कोई सिगरेट पीता हो कोई इंसान, तो जब वो खाना सिगरेट पीना स्टार्ट करे, तभी उसे उसके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट नहीं होंगे। 2 साल 3 साल, बहुत अगर वो रेगुलर स्मोकिंग करता हो तो 3-4 साल बाद उसे बैड इफेक्ट, उसके हेल्थ में इश्यूज देखने को मिलेंगे, और बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक ही इश्यूज वो देख सकता है अपने हेल्थ में। जो स्मोकिंग होता है वो बहुत ही इंजूरियस होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए। तो इसीलिए मतलब उस टाइप के इफेक्ट के लिए, जो इफेक्ट बहुत ही धीरे धीरे अपना रूप लेता है, जो इफेक्ट बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जो धीरे धीरे होता है, उसके लिए ये पर्नीशियस वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल। तो ये सब आ जाता है इसके सिनोनिम में, ठीक है। जो डिस्ट्रक्टिव हो, हार्मफुल हो, इंजूरियस हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला सिगरेट का, वैसे ही कुछ और भी केसेस, सिर्फ हेल्थ के इश्यूज नहीं, बहुत सी चीजें होती हैं जो पहले समझ में नहीं आती कि ये हार्मफुल है, पर धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती है और फिर समझ में आता है कि ये तो चीज जो हुआ था वो मेरे लिए बहुत हार्मफुल थी, जो मैंने किया था वो मेरे लिए बहुत हार्मफुल था। जो धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाए, अपना हार्मफुल इफेक्ट जो धीरे धीरे दिखाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्नीशियस, ठीक है। और उसी के रिलेटेड जो वर्ड्स है वो आ जाएंगे इसके सिनोनिम्स में। अब इसके एंटोनिम में क्या आएगा? बेनिफिशियल, हार्मलेस, हेल्पफुल, होलसम। तो ऑब्वियसली जो चीजें बेनिफिशियल हो, ठीक है, उसका भी इफेक्ट दिखे, लेकिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखे। तो जो चीजें बेनिफिशियल हो, हार्मलेस हो, कोई हार्म ना करे, तो वो सब कुछ आ जाता है पर्नीशियस के एंटोनिम्स में, ठीक है। थर्ड देख ले, थर्ड क्या वर्ड है? वर्बोस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्बोस मीनिंग क्या है? यूजिंग और कॉन्टैक्टिंग टू मेनी वर्ड्स, ठीक है। बॉडी, तो यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड, जहां पे बहुत सारे वर्ड का यूज किया गया हो। आपको कोई चीज लिखने को बोली है, आपने बहुत सारा वर्ड उसे वहां पे यूज कर दिया है और उसे बहुत ही बड़ा बना दिया है, तब ये वर्बोस वर्ड तब यूज होता है ये टर्म, ठीक है। बहुत ही ज्यादा वर्ड्स लेके 3000 वर्ड का एक लेटर लिखने को बोला, आपने 3000 वर्ड का लिख दिया, है ना, तो वो तब आएगा ये वर्बोस वाला वर्ड, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या होगा? वर्डी, लॉन्ग विंडेड, प्रोलिक्स, रैम्बलिंग। तो ये सब आ जाएगा इसके सिनोनिम में। क्या? वर्डी, लॉन्ग विंडेड। तो ये जो सब है, मतलब बहुत ही ज्यादा ये जो वर्ड से, मतलब जिसका मीनिंग होता है कि बहुत से वर्ड यूज होना, वो सब आ जाएंगे इसके सिनोनिम में, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? कॉन्साइज, ब्रीफ, सफिक्ट और टर्स। तो कॉन्साइज, ब्रीफ, ससिंक्ट, टर्स, ये सब आ जाता है उसके एंटोनिम में। इनका मतलब क्या है? बहुत ही छोटे तरीके से बोलना, मतलब ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना, ठीक है।
एक समराइज वर्जन, या बोले तो बहुत ही कम वर्ड्स में किसी चीज को बताना या किसी चीज को लिखना, ये जब जो वर्ड्स इनके इस चीज को मीन करे वो आ जाएगा इसके एंटोनिम में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख ले, डोल्टिश। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? स्टूपिड और फुलिश। तो डोल्टिश का मतलब है कोई एक चीज या कोई इंसान जो बहुत ही स्टूपिड हो, बहुत ही फुलिश हो। कभी कभी कोई इंसान होता है ना, बहुत ही फुलिश क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही स्टूपिड टाइप का, जिसका मतलब बहुत ही स्टूपिड टाइप का इडियोटिक क्वेश्चन जो पूछते हैं, ठीक है, तब आता है ये वर्ड डोल्टिश। मतलब कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही स्टूपिड सिचुएशन हो, बहुत ही फुलिश सिचुएशन हो, ठीक है, तब ये डोल्टिश वर्ड आता है। इसका सिनोनिम क्या होगा? डिम विटेड, ऑब्ट्यूज, स्टूपिड, फुलिश। तो ऑब्वियसली यही आ जाएगा इसके सिनोनिम में, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? इंटेलिजेंट, क्लेवर, स्मार्ट, ब्राइट। तो जो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ब्राइट हो, स्मार्ट हो, ठीक है, तो वो सब वो सारे वर्ड्स जो है वो डोल्टिश के एंटोनिम में आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए डोल्टिश का मतलब क्या है? स्टूपिड या फुलिश या इडियट, जो भी बोल दे सकते हैं आप। तो ये सब आ जाता है, मतलब बहुत ही डिम विट इंसान जिसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, तब हम डोल्टिश वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख ले, रेजोनेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं 3-4 जितना भी स्टार्स दूं कम है। ये सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम्स में भी नहीं, दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी आते हैं, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, रेजोनेंट। किसी भी टाइप में ये रेजोनेंट वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? हैविंग अ डीप, फुल एंड कंटिन्यूइंग साउंड, ठीक है, इवोकिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। तो ये नॉर्मली ये जो रेजोनेंट वर्ड है वो नॉर्मली साउंड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। कैसे साउंड? जो साउंड बहुत ही टाइम तक चले, है ना। एक साउंड है, एक बहुत ही कामिंग साउंड, जैसे कभी कभी योगा के लिए यूज होता है। देखिएगा जब कहीं पे ये होता है कि योगा इंस्टीट्यूशंस में योगा करने के बाद एक हल्का सा साउंड चलता है, ठीक है, या कोई गायत्री मंत्र हो या कुछ भी ऐसा हो जो चलता है, ठीक है, बहुत एक लाइट सा साउंड चलता है, वो रिलैक्स करने के लिए, है ना। हम लोगों को वो रिलैक्स करने के लिए वो म्यूजिक, कभी कभी देखना ये भी बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, बहुत ज्यादा आप टेंशन में आ जाए, तो म्यूजिक सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में आपको हेल्प करता है ना। तो वैसे ही अगर कोई ऐसा साउंड हो जो आपको इमोशनली कनेक्ट करे, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स दे, ठीक है, और जो बहुत टाइम तक, मतलब एक डीप हो, जो एक साउंड हो जो बहुत डीप हो, सिर्फ डीप और फुल नहीं, बहुत देर तक वो चले भी वो साउंड, ठीक है, एक ऐसा साउंड जो बहुत देर तक चले, जो आपको एक इमोशनली आप पे एक इम्पैक्ट रखे, तो उन साउंड्स के लिए ये रेजोनेंट वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इकोइंग, ऑब्वियसली इकोइंग भी होगा, जब पहाड़ों में जाके हम कोई आवाज हो वो इको हो रहा है तो वो भी आएगा। रिवर्बरेटिंग, ठीक है, मूविंग, टचिंग, तो ये सब कुछ आ जाता है, मतलब इस रेजोनेंट के सिनोनिम में, ठीक है। अब एंटोनिम क्या होगा? डल, फ्लैट, अनइंस्पायरिंग, अनमूविंग। तो ये सब आ जाता है इसके एंटोनिम में, जो साउंड्स बहुत ही उतने ज्यादा इंस्पिरेशन ना हो, अनमूविंग हो, मतलब आपको इमोशनली वो टच नहीं किया, आपके आप में कोई चेंज नहीं लाया, ठीक है। मूविंग साउंड क्या होता है? जो साउंड सुनने के बाद आप में कोई चेंज आए, ठीक है, आपके मेंटालिटी में चेंज आए, आप शायद बहुत स्ट्रेस हो, वो स्ट्रेस आपका दूर हो जाए, आप बहुत काम हो जाए, शांत हो जाए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो तब आता है, उसका मतलब होता है मूविंग साउंड, ठीक है। वो साउंड आपको आपके कंडीशन को एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में मूव करता है। लेकिन जो साउंड अनमूविंग हो, मतलब वो साउंड आपने सुन के वो म्यूजिक सुना पर आप में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, आप जिस कंडीशन में थे अभी भी उसी कंडीशन में हो, तो वो उस रिलेटेड अगर कोई वर्ड आ जाए तो वो होगा इसके एंटोनिम में, रेजोनेंट के एंटोनिम में, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देख ले, एनार्किज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं बोल रही हूँ कि जो भी वर्ड मैं करवा रही हूँ वो सारे वर्ड्स जो हैं, वो सारे वर्ड्स नॉर्मली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आते हैं, वो यूपीएससी हो, ईपीएफओ हो, या किसी दूसरे एग्जाम्स में भी वो सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे वर्ड ईपीएफओ के या सिर्फ यूपीएससी के किसी एग्जाम में आए हैं इसीलिए मैंने दिया है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है, मतलब इन वर्ड से क्वेश्चन वोकैबुलरी सेक्शन में बहुत आते हैं, इसीलिए ये वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो एनार्किज्म इसका मतलब क्या है? अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट एडवोकेट्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑथोरिटी। तो ये क्या है? एनार्किज्म का मतलब क्या है? ये पॉलिटिकल फिलोसफी है। क्या फिलोसफी है?
कि सोचिए कि एक सोसाइटी है, उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, बिना गवर्नमेंट के वो सोसाइटी चल रही है ना। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए जहां पे गवर्नमेंट जो है वो अबॉलिश हो जाए, ठीक है, अगर सोचिए कि इंडिया में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि गवर्नमेंट ही ना रहे, गवर्नमेंट अबॉलिश हो जाए या गवर्नमेंट ठीक से काम ना करे तो उसे हटा दिया गया है, एक तब एक एनार्किज्म आता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे सब कुछ डिसऑर्डर में हो, ठीक से कुछ ही काम नहीं हो रहा है, सब जो जिसका जो मर्जी हो वो कर रहा है, क्राइम बढ़ रहे हैं, तो तब उस सिचुएशन को हम एनार्किज्म बोलते हैं, ठीक है, जहां पे रूल करने वाला कोई ना हो, सारे चीजों को कंट्रोल करने वाला कोई गवर्नमेंट ना हो, उस टाइप के पॉलिटिकल फिलोसफी को हम बोलते हैं एनार्किज्म, ठीक है। तो a political philosophy that advocates abolition or all forms of government, तो कोई भी फॉर्म ना रहे, ठीक है, इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल फॉर्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट भी ना रहे, कोई भी टाइप का कोई गवर्नमेंट रूल करने के लिए ना रहे, ना ही म्यूनिसिपैलिटी हो, ना ही कुछ, ठीक है, जब कोई ही गवर्नमेंट ना रहे तो उस चीज को हम एनार्किज्म बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? एनार्की, लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, ऑब्वियसली यही सब होगा इसका सिनोनिम में, जो लॉलेसनेस है, कोई लॉ नहीं है वहां पे, ठीक है, तो जिसका जो मर्जी है वो कर रहा है, कोई क्राइम कर जा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कुछ भी कर सकता है ना। तो उस लॉलेसनेस को हम बोल सकते हैं, उस डिसऑर्डर को, कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है तब ये एनार्किज्म वर्ड आता है, ठीक है, जहां पे कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट ना करे, एक ऐसे फिलोसफी जहां पे कोई भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट ना करे, जिसका जो मन हो वो करे, तो तब सिचुएशन बहुत ही डिसऑर्डर में हो जाएगा, उसे हम एनार्किज्म बोलेंगे, ठीक है। अब एनार्किज्म का एंटोनिम क्या होगा? ऑर्डर, गवर्नेंस, ऑथोरिटी, रूल ऑफ लॉ, तो ऑब्वियसली जहां पे गवर्नमेंट्स हो, जहां पे एक ऑर्डर हो, रूल हो, लॉज हो, तो वो सब आ जाएगा इसके एंटोनिम में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देख लें, क्या है? प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रिस्टाइन का मतलब क्या है? इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, अनस्पॉइल्ड, अनटच। तो कभी कभी क्या होता है, आपने एक समझ लीजिए कि आपने एक नई ड्रेस खरीदी, या आपने एक नया मतलब कुर्ता वुर्ता कुछ खरीदा, ठीक है, अब आपने स्टार्टिंग में जैसा वो था, अब 2 साल हो गए हैं लेकिन उसकी कंडीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, अभी भी वो कुर्ता या वो ड्रेस एकदम नए तरीके का है, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम, शायद हो सकता है कि आपने उसे बहुत अच्छे से यूज किया हो, अगर यूज किया भी हो तो, या नहीं यूज किया हो, ठीक है, कभी कभी आप उसे किसी ओकेशनली यूज करते हैं, उस कुर्ते को पहनते हैं या उस ड्रेस को पहनते हैं, तो तब क्या होता है, वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होता, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बिल्कुल नए के जैसे रहना, तब आता है ये वर्ड प्रिस्टाइन, ठीक है, जिसका कंडीशन या ओरिजिनल स्टेट से चेंज ही ना हो, ठीक है, जो पहले जैसा था बहुत दिनों बाद भी वैसे ही कंडीशन में हो, तब ये प्रिस्टाइन वर्ड आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अनटच्ड, मतलब जरा सा भी इसका मतलब ये नहीं कि आपने यूज नहीं किया है, ये अनटच वैसा नहीं है, अनटच मतलब किसी भी तरीके से वो स्पॉइल नहीं हुआ है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? ओरिजिनल, अनटच, अनस्पॉइल्ड, प्योर, ठीक है, जो चीज बहुत ही प्योर हो, ये सब आ जाएंगे इसके सिनोनिम में। एंटोनिम क्या होगा? पोल्यूटेड, स्पॉइल्ड, डैमेज, करप्टेड, ऑब्वियसली ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम में, जो चीज स्पॉइल हो जाए, करप्टेड हो जाए, ठीक है, अब पहले के फॉर्म में ना रहे, बहुत ही गंदा हो गया, आपने कुर्ता खरीदा, 2 साल में उसका पूरा रंग चला गया, सब कुछ खराब हो गया, तो वो सब कुछ जो चीजें, जो वर्ड उन चीजों को मीन करे, वो आ जाएगा इसके एंटोनिम में, प्रिस्टाइन के एंटोनिम में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, तो दिस इज द नेक्स्ट वर्ड, एनॉर्मिटी। अब इस एनॉर्मिटी का मतलब क्या है? ठीक है, द ग्रेट एंड एक्सट्रीम स्केल, सीरियसनेस और विकेडनेस ऑफ समथिंग। तो क्या होता है, जब कोई इंसान एक्सट्रीम स्केल में कुछ ऐसा करे, कोई चालाकी करे, ओके, कुछ अगेंस्ट आपके कुछ करे जो आपके लिए जो हार्मफुल हो, ठीक है, आपके खिलाफ कोई एक एनिमिटी दिखा के या कुछ भी दिखा के आपके खिलाफ कोई चालाकी करके, आप कोई प्लानिंग करके आपका कोई खराब करने की कोशिश करे, तब एक बहुत ही सीरियसनेस, ठीक है, तब आता है ये एनॉर्मिटी वर्ड, ठीक है, ये एक नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में, बहुत एक्सट्रीम लेवल में जो आपके हार्म करने की आपकी कोशिश करे, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? मैग्नीट्यूड, सीरियसनेस, एट्रोसिटी, एट्रोसियसनेस, हीनियसनेस, तो ये सब आ जाता है इसके एंटोनिम में, ठीक है, बहुत ही हीनियस नेचर का, ये सब आ गया इसके सिनोनिम में, ठीक है, मैग्नीट्यूड, सीरियसनेस, एट्रोसियसनेस और हीनियसनेस, ये सब आ जाते हैं इसके सिनोनिम में, ठीक है। अब एंटोनिम क्या होगा? ट्रिवियलिटी, सिग्निफिकेंस, माइनरनेस। तो अगर कोई एक ऐसा सिचुएशन हो, वो बहुत ही ट्रिवियल हो, वो किसी को हार्म ना करे,
तब ये वो सारा सब कुछ आ जाता है इस एनोनिमिटी के अगेंस्ट, मतलब एंटोनिम में, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, किसी ने कुछ किया लेकिन वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी चीज है, वो आपको ज्यादा हार्म नहीं किया, ठीक है, वो चीज, तब ये सारे वर्ड्स उसके एंटोनिम में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वर्ड, लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड देख ले, क्वोटिडियन। क्वोटिडियन, इसका ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। क्वोटिडियन इसका मतलब क्या है? ऑफ और अकरिंग एवरी डे, डेली, ऑर्डिनरी, जो चीज डेली हो, ठीक है। आप डेली ही एक रास्ते से जाते हो अपने स्कूल के लिए, आप डेली ही ये काम सुबह उठ के करते हो, आप डेली ही जिम जाते हो सुबह उठ के, तो जो चीज डेली बेसिस पे हो, ठीक है, तब ये वर्ड क्वोटिडियन वर्ड आता है, ठीक है, उन केसेस में। अब सिनोनिम क्या होगा? डेली, एवरीडे, रूटीन, मंडन। ऑब्वियसली ये चीज आपके रूटीन में आ जाएगी। रूटीन का मतलब ही है कि वो डेली बेसिस पे होना, है ना। एक दिन और एक दो दिन छूट भी सकता है, लेकिन नॉर्मली वो डेली बेसिस पे ही होता है। आप सुबह उठ के पढ़ते हैं, आप डेली ही सुबह उठ के पढ़ते हैं, ये आपके रूटीन में आ गया, है ना, ये आपके रूटीन में तब आता है ये वर्ड क्वोटिडियन, और उसके अकॉर्डिंग जो सारे वर्ड्स आएंगे वो इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। डेली, एवरीडे, रूटीन, मंडन, मतलब मंडन मतलब जो रोज का काम हो जाता है वो मंडन हो जाता है ना, वो उसमें वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। सुबह उठ के एक ही काम कर रहे हो तो वो तो एक अनइंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी ना। अब इसके एंटोनिम्स देख ले हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, रेयर, एक्सेप्शनल, ठीक है। तो जो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल मतलब बहुत ही रेयर केसेस में वो काम आप करते हो, आप रोज मूवी देखने नहीं गए, एक दिन गए, महीने में एक बार या दो बार आप मूवी देखने गए, वो एक अलग सी एक रेयर चीज है, हमेशा आप नहीं जाते, ठीक है। तो ये सब आ जाता है इसके एंटोनिम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, रेयर, एक्सेप्शनल, ये सारे वर्ड्स क्वोटिडियन के एंटोनिम में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट वर्ड, इमोलेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टू किल और सैक्रिफाइस, स्पेशली बाय बर्निंग। तो कभी कभी जैसे आपको सभी को पता होगा कि वो माता सीता की जो अग्नि परीक्षा थी, ठीक है, अग्नि परीक्षा उन्हें देना पड़ा, ठीक है। बहुत से केसेस में होता है कि बाय फायर हमको, कि जैसे कि पहले सती प्रथा थी, है ना, क्या होता था, जो विधवा हो गए, जो लेडीज जो विधवा हो जाते थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनको भी उनके साथ ही उनके चिता में जला दिया जाता था। वो एक टाइप का सैक्रिफाइस था, है ना, उन्हें वैसे ही उनको सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। तो इस टाइप के चीजों के लिए इमोलेट वर्ड यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे फायर से सैक्रिफाइस हो जाता है, मतलब फायर से किसी को जला के या मार के, जैसे पुराने दिनों में होता था, अभी तो वो सब कुछ नहीं होता, पर पता नहीं किसी के कहीं कहीं पे होता भी हो सकता है। तो उन केसेस को तब हम इमोलेट वर्ड यूज करते हैं, जहाँ पे बाय फायर किसी को मार के उसे सैक्रिफाइस का नाम दिया गया है, उसे मार के एक सैक्रिफाइस का नाम दिया जाता है, ठीक है, तब ये इमोलेट वर्ड आता है, ठीक है। टू किल और सैक्रिफाइस स्पेशली बाय बर्निंग, किसी को जला के उन्हें सैक्रिफाइस कर देना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? सैक्रिफाइस, बर्न, किल, ऑफर। तो मतलब किसी को मार देना ही होता है, ठीक है, बेसिक में किसी का मर्डर करना, वो मतलब मर्डर कर देना जला के, लेकिन उसे एक सैक्रिफाइस का नाम देना कि मैंने ये अच्छे काम के लिए किया है, मतलब ये एक अच्छा चीज है, वो प्रथा चली आती है इसीलिए, तो तब ये इमोलेट वर्ड आएगा, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या होगा? सेव, स्पेयर, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट। तो किसी को प्रोटेक्ट करना, उस जो एक सती जो थी, एक बुरी प्रथा थी, है ना, तो उसे किसी ने क्या, उसे उस चीज से प्रोटेक्ट करना, उस चीज से प्रिजर्व करना, स्पेयर करना, सेव करना किसी को, वो सब आ जाएगा इमोलेट के एंटोनिम में, ठीक है। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स, 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए थे, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही जो वर्ड्स मैं कराती रही हूँ, आप पढ़िए, उसे रिवाइज कीजिए, फिर से लिखिए, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि वो आपके दिमाग में रहे, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाए, एग्जाम के वक्त आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि वो आप भूल ना जाए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, आप एग्जाम देने जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला वर्ड था या दूसरा वाला, क्योंकि जब वर्ड स्टॉक बढ़ता है ना, पहले 10 वर्ड हो गया, उसके बाद 10, जब वर्ड स्टॉक बढ़ने लगे, अभी 100 से ज्यादा वर्ड्स आ गए हैं, अब आएगा कंफ्यूजन वाला पार्ट, जब आपको कंफ्यूज है, आपको लगेगा ये वर्ड तो हमने किया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, आपको याद नहीं आएगा, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है, लिख लीजिए, ज्यादा अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के ईपीएफओ के सेक्शन में तो ज्यादा वोकैब्स के से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए उसको खुद को उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।